हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम कर रहे हैं बिट क्वेश्चन बुकलेट इश्यूड बाय आईसीएमएआई ऑफ कॉस्ट एफएम पेपर नंबर 10, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू पोर्शन करवा दिया सारा का सारा। उसके बाद मैच द फॉलोइंग का पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रू फॉल्स, जिसके अंदर हमारे पास 65 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन गिवन है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ये बुकलेट करने का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए स्टूडेंट फायदा तभी है जब आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि इसमें आपके पूरे के पूरे सिलेबस से रिलेटेड ट्रू फॉल्स है। पूरे के पूरे सिलेबस का मतलब है ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये है केवल और केवल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपके पेपर नंबर 10 का पार्ट ए जो है उससे ये रिलेट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रू फॉल्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। कहते हैं जो पास्ट में कॉस्ट इनकर होती है उसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सर आंसर इज रॉन्ग, ये फॉल्स है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें करंट सिनेरियो और फ्यूचर देखा जाता है। करंट में क्या कॉस्ट इनकर हो रही है और फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होने के चांसेस हैं, अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। तो दिस स्टेटमेंट इज 100% फॉल्स। सेकंड, एक्सपीरियंस कर्व कह दो, लर्निंग कर्व कह दो, एक ही बात है। इफेक्ट्स, लर्निंग कर्व इफेक्ट्स आर रीइंफोर्स्ड कब, when two or more products share a common resource। क्या हम लर्निंग कर्व में कुछ ऐसी कंडीशंस देखते हैं कि सर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए और कॉमन रिसोर्स यूज होने चाहिए? सर नहीं, ऐसा हम पढ़ते हैं लेकिन किसमें, लिमिटिंग फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो, कॉमन रिसोर्सेज हो, तो हमें लिमिटिंग फैक्टर यूज करके डिसाइड करना होता है कौन से प्रोडक्ट को हमें पहले बनाना और कौन से को बाद में, ताकि हमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट हो। जबकि लर्निंग कर्व में तो लर्निंग होती है, जैसे जैसे वर्कर रिपीटेड वर्क करता है वो काम को सीखता जाता है, अकॉर्डिंगली उसको टाइम कम लगता है फर्दर काम को करने में। तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ ए मास्टर बजट प्रीसीड्स प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट। कहते हैं कि मास्टर बजट जो है वो प्रेसीड करता है प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट को। सर प्रिपरेशन ऑफ ए मास्टर बजट सक्सीड करता है फंक्शनल बजट को। फंक्शनल बजट पहले बनते हैं, उसके बाद मास्टर बजट बनता है, मतलब मास्टर बजट सक्सीड करता है फंक्शनल बजट को, ना कि प्रीसीड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। पॉइंट नंबर 4, अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ए हाइक इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। कहते हैं अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे तो अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज करें तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट लोअर आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट होता है अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे। क्वेश्चन ने अगर कहा अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितनी है उतनी रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जितनी है उतनी रहेगी। तो अगर आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा। जब आपका न्यूमरेटर अमाउंट सेम रखोगे, डिनोमिनेटर आपका बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम कैलकुलेट होके आएगा। तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं कि सर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, ये तो एक टेक्निक है कि अगर एक ही कंपनी की कई ब्रांचेज हैं और वो सेम कॉस्टिंग के प्रिंसिपल फॉलो करे, या एक इंडस्ट्री में कई कंपनीज सेम कॉस्टिंग के प्रिंसिपल फॉलो करे, तो उसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई कॉस्ट कैलकुलेशन का अलग से मेथड तो नहीं होता। तो सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ए वेरिएंस में बी आइदर फेवरेबल और एडवर्स। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो, आप जानते हो कि सर वेरिएंस जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है
तो एडवर्स भी हो सकता है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्ट क्या है सर? प्राइम कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का केवल और केवल वेरिएबल पार्ट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, इट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये गलत है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोल सकते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, इट इज ऑप्शनल फॉर ए कंपनी टू हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक कंपनी के लिए ऑप्शनल होता है। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के लिए ऑप्शनल नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये ऑप्शनल हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग। हम थियोरेटिकली देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग, तो सर नो डिफरेंस तो ऑफ कोर्स गलत है, दोनों के अंदर बीच में डिफरेंसेस होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट 11, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर बिल्कुल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ट्रू है। नेक्स्ट 12, कंस्ट्रेंट ऑन वेरियस रिसोर्सेज इज ऑल्सो नॉन ए की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। अगर वेरियस रिसोर्सेज पे कुछ लिमिटेशंस हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसको की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। सर ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। क्या बैंकिंग इंडस्ट्री में मल्टीपल कॉस्टिंग चलता है? तो आंसर इज नो, बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्विस कॉस्टिंग चलता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग। देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल कॉस्टिंग वाला या फिर ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल वाला, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रुप का जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें तो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट ग्रुप के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है। बट ठीक है, यहां पे गिवन है तो मैं आपको कम से कम आंसर तो बता देता हूं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग, दैट इज ट्रू। कोई बच्चा अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एक साथ कर रहा है, कम से कम उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो कि फर्स्ट ग्रुप से रिलेट करते हैं, बट गलती से यहां पे सेकंड ग्रुप में एमसीक्यू में डाले हुए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर तो हम फैक्ट्री ओवरहेड भी लेते हैं, तो सर उसमें केवल और केवल डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं होती, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 16, CAS 9 पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इश्यूड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर ये फॉल्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है और CS 9 जो है वो पैकिंग मटेरियल है। नेक्स्ट 17, ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कहते हैं ABC एनालिसिस जो हम करते हैं वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट 18, स्लो मूविंग मटेरियल जो होते हैं क्या उनका टर्नओवर रेशियो हाई होता है? सर नहीं, हाई टर्नओवर रेशियो तो फास्ट मूविंग मटेरियल का होता है, स्लो मूविंग मटेरियल का टर्नओवर रेशियो जो होता है वो कम होता है, लो होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट 19, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट। कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो वेरियस डिपार्टमेंट में बांटी जाती है। सर बिल्कुल बांटी जाती है, बिल्कुल बांटी जाती है, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ओवरहेड के चैप्टर से रिलेटेड है जो कि फर्स्ट ग्रुप में आपके। नेक्स्ट 20, डिपार्टमेंट्स दैट असिस्ट प्रोड्यूसिंग ए डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सर्विस डिपार्टमेंट। सर ये ट्रू है, वो डिपार्टमेंट जो कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करते हैं तो उनको सर्विस डिपार्टमेंट बोला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सर्विस डिपार्टमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट 21,
वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटेरियल हैव स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू। कहते हैं जो वेस्ट और स्क्रैप होते हैं उनकी स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू होती है। सर हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि हर वेस्ट और हर स्क्रैप का कोई रियलाइजेशन वैल्यू हो ही। जब हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं, क्या जरूरी है कि हर क्वेश्चन में स्क्रैप का रेट गिवन हो? सर आंसर इज नो। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है वो। नेक्स्ट 22, बिन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कहते हैं बिन कार्ड जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होता। सर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बिन कार्ड जो है वो केवल स्टोर में मेंटेन किया जाता है। बिन कार्ड की स्पेशलिटी ये है, उसके अंदर केवल और केवल क्वांटिटीज रखी जाती है, लिखी जाती है कि हमने कितना रिसीव किया, कितना हमने इश्यू किया, कितनी क्वांटिटी हमारे पास बच गई, उसमें अमाउंट वगैरह नहीं होता। तो वो किसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होता, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होता। वो केवल और केवल स्टोर में बिन के अंदर, बॉक्स के अंदर रखा हुआ एक कार्ड है। तो बिन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये ट्रू है। नेक्स्ट 23, द प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑलवेज इक्वल। सर बिल्कुल नहीं। हो सकता है इक्वल, कब? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो इक्वल हो सकते हैं, बट ये कह रहे हैं हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये तो सर गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 24, ए फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। क्या जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो तो केवल फिक्स्ड कॉस्ट लेते हो? सर आंसर इज नो। हम तो वेरिएबल कॉस्ट भी लेते हैं, इवन उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज निल। ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारा जीरो होता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ब्रेक इवन पॉइंट का ही मतलब ही है नो प्रॉफिट नो लॉस, वो सेल जिसपे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं उस सेल्स को इंडिकेट करता है जिसपे हमें प्रॉफिट हो। तो यू कैन से कि ब्रेक इवन पॉइंट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जीरो होता है, तो इसको आप ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हो। इसको आप ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हो। चलो पहले आप ये 25 जो ट्रू फॉल्स मैंने करवाए हैं एक बार इनको रीड करके देखो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अब कई बच्चों के माइंड में देखो एक गलत फहमी है कि सर आजकल के टाइम का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ट्रू फॉल्स तो आता ही नहीं। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते कि बेटा ट्रू फॉल्स तो नो डाउट उसमें ऐसे तो लिखा हुआ नहीं आता कि ट्रू बताओ कि फॉल्स बताओ। लेकिन हमारे एग्जाम में अभी भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस में आती तो यही चीजें हैं, चीजें तो यही पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट्स तो यही यूज किए जा रहे हैं, बस इसी को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं या फिर इसी को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि उसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसमें भी एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ तो ब्लैंक ही है और वो कहता है टाइप योर आंसर। तो ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब हमारे एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं आ रहे, लेकिन 20 एमसीक्यू और 20 शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आप ये मान के चलो ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चंस ही हैं। तो अपने को भले ही मैच द फॉलोइंग हो, भले ही ट्रू फॉल्स हो, भले ही एमसीक्यू हो, ये करके जाने इंस्टीट्यूट ने जो बुकलेट इश्यू करी हुई है ये पूरी की पूरी अपने को कवर करनी है। इन एनी केस हमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है।
इसके बाद नेक्स्ट 26 कहते हैं एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन मींस एन इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्शन का मतलब है भाई 10,000 यूनिट से 11,000 यूनिट हमने बना ली, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक घंटे में एक वर्कर कितनी यूनिट्स बना के दे रहा है। तो क्या जरूरी है कि मेरा अगर प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से बढ़कर 11,000 हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई हो? सर नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। हो सकता है ज्यादा दिनों में ज्यादा टाइम लगाकर वर्कर ने ज्यादा प्रोडक्शन किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच टू अकाउंटिंग। सर ट्रेडिशनल अप्रोच कहां से आ गई? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मॉडर्न अप्रोच होती है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर 3 डिफरेंट पर्पज। देखो कई पर्पज होते हैं, केवल 3 नहीं कहूंगा, काफी सारे पर्पज होते हैं, लेकिन 3 भी ठीक ही है। तो ट्रू है कि इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज की जाती है। लाइक डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज की जाती है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज की जाती है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी यूज की जाती है। मेन 3 होते हैं, इस वजह से 3 डिफरेंट पर्पज लिखा हुआ है। नेक्स्ट 29, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ओनली, नॉट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सर ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है, अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी हो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड उसमें भी मदद करता है। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 30, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ब्रॉडर देन द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बिल्कुल सही है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कॉस्ट अकाउंटिंग से ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल कैलकुलेशन है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 31, एज द रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर नॉट यूज्ड बाय एनी एक्सटर्नल पार्टी। हमें पता है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनली मेंटेन किया जाता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है वो हमें किसी एक्सटर्नल पार्टी को शो करना मैंडेटरी नहीं होता। तो द बिजनेस एंटरप्राइजेज डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को तो दिखाना नहीं है, तो हमारे लिए गैप का एप्लीकेशन भी मैंडेटरी नहीं होता। सर बिल्कुल आप कह सकते हो डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ गैप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैटर्स है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर जो हैं उनको बेस्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए गैप का एप्लीकेशन तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट फॉर पब्लिक। सर आंसर इज नो, तो ये फॉल्स है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजंस आर गाइडेड बाय प्रॉफिट। सर ऐसा तो नहीं है, मैं जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक करवाते वक्त सबसे पहला एग्जांपल देता हूं उसमें प्रॉफिट तो नहीं, कॉस्ट बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग जाके रिवाइज करोगे, पहली क्लास में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेरी कैपेसिटी है 20,000 यूनिट बनाने की, और मैं अगर 15,000 यूनिट बना रहा हूं, तो 5,000 यूनिट की मेरे पास कैपेसिटी फालतू पड़ी हुई है, उसको एक्स्ट्रा 5,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल कुछ भी नहीं आएगी। एक कस्टमर आया, वो कहते हैं मैं 11 रुपए में आपका एडिशनल 5,000 यूनिट खरीदने को तैयार हूं। हम कहते हैं ले ले भाई, मेरी तो 10 रुपए की कॉस्ट आनी है, तू 11 रुपए में ले ले, मुझे तो 1 रुपए का फायदा होगा। तो कॉस्ट के बेसिस पे भी तो मैं डिसीजन दे ही रहा हूं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैनेजमेंट के जो डिसीजन होते हैं वे केवल प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, नहीं, फॉल्स है। नेक्स्ट, इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट फुल कॉस्ट। सर बिल्कुल ठीक है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आती है, तभी उसको फुल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू है। नेक्स्ट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। सर बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हम टोटलिटी में एक साथ शो कर देते हैं। भाई 1 महीने का बना रहे हो, 1 साल का बना रहे हो, एक साथ फिक्स्ड कॉस्ट डाल दो। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। सर आंसर इज रॉन्ग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल इज ऑल्सो ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग की टेक्निक होती है, तो ये फॉल्स है आपका। नेक्स्ट, व्हेन क्वांटिटी केजी ऑफ मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर, प्रोडक्ट्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप ऑलरेडी लिमिटिंग फैक्टर का चैप्टर पढ़ चुके हो, और आप देखते हो कि हमारे पास जब मटेरियल केजी में लिमिटेड होता है
तो हम कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे रैंकिंग देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे तो नहीं सर, ये फॉल्स है। नेक्स्ट 38, व्हेन सेल्स वैल्यू इज द लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्ट्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन पीवी रेशियो। अगर सेल्स वैल्यू आपका लिमिटिंग फैक्टर होती है तो सर बिल्कुल हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हो, जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो ज्यादा होता है उसको रैंकिंग 1 दी जाती है। तो ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट 39, फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलवेज अनअवॉइडेबल। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब मैं आपको शटडाउन पॉइंट सिखाता हूं तो हम देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट सर दो तरीके की होती है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ए बजट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। सर सबसे पहला इस बजट जो हम बनाते हैं बजटरी कंट्रोल में, प्रोडक्शन बजट क्वांटिटेटिव बजट होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज नथिंग, की फैक्टर का ही दूसरा नाम है, इज द फैक्टर विच लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर बिल्कुल ट्रू है। अगर कोई बजट फैक्टर है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को लिमिट कर देता है कि भाई हम इतना ही बना सकते हैं। नेक्स्ट 42, द फ्लेक्सिबल बजट ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइडिंग स्केल बजट। यू कैन से सर, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में हम करते क्या है, स्केल ही तो देखते हैं। 5000 यूनिट बनाऊं तो क्या होगा, 10 बनाऊं तो क्या होगा, तो आप इसको स्लाइडिंग स्केल बजट भी बोल सकते हो, ट्रू है। नेक्स्ट, द बजट इज इंपोज बाय लोअर मैनेजमेंट। क्या बजट जो है लोअर मैनेजमेंट इंपोज करता है? सर आंसर इज नो, हायर लेवल से लोअर लेवल पे बजट इंपोज किए जाते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है 44, द सेल्स बजट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल बजट। जब हम फंक्शनल बजट में बजट देखते हैं तो हम कहते हैं सर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, कैश बजट, ये सब क्या है, फंक्शनल बजट के पार्ट है। मैन पावर बजट, तो सेल्स बजट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल बजट, ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट 45, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग एंड एक्टिविटी अकाउंटिंग। थियोरिटिकली अगर हम पढ़ें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग एंड एक्टिविटी अकाउंटिंग, सर ट्रू है। नेक्स्ट 46, लर्निंग कर्व पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। कहते हैं लर्निंग कर्व जो है वो 3 स्टेजेस से पास ऑन होता है। सर बिल्कुल पास ऑन होता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो लर्निंग जो होती है वो होती है 70%, 80% और 90%। तो यू कैन से कि लर्निंग कर्व 3 स्टेजेस से पास ऑन होता है। नेक्स्ट 47, लर्निंग कर्व सजेस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन। बिल्कुल सर, लर्निंग कर्व जो है उसमें टाइम कम होता है। जैसे जैसे हम काम को सीखते जाते हैं वैसे वैसे टाइम कम लगने शुरू हो जाता है। जब टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा मतलब कॉस्ट भी आपकी कम होती है। तो लर्निंग कर्व पासेस थ्रू 3 स्टेजेस, ये भी ट्रू है, और कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 48, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट प्री रिक्विजिट्स अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क। कहते हैं हम जब लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमारी प्री रिक्विजिट है, मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि वर्क का जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। सर बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लर्निंग कर्व का मतलब ही ये है कि जैसे जैसे मैं काम सीखता जाऊंगा टाइम कम लगेगा। अगर वर्क के फ्लो में इंटरप्शन आएगा तो टाइम कम कैसे लगेगा? तो दिस इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट कि लर्निंग कर्व तभी अप्लाई हो सकता है जब अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट 49, लर्निंग कर्व इफेक्ट्स मेक द वैल्यू चेन इनएफिशिएंट। कहते हैं लर्निंग कर्व की वजह से जो हमारी वैल्यू चेन होती है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, मतलब काम में दिक्कतें आती हैं। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू चेन तो स्मूथ हो जाती है, हम स्मूथली काम कर पाते हैं, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। 50, द मोर एक्सपीरियंस ए फर्म हैज इन प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट द हायर इज इट्स कॉस्ट। कहते हैं जैसे जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की एक फर्म को एक्सपीरियंस होता जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। बढ़ थोड़ी ना जाएगी सर, जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती जाती है। तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 26 से लेकर 50 तक एक बार रीड करके देखो, देन हम आगे बचे हुए जो 15 है
वो भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 51 कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बिल्कुल नो डाउट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होती है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर को यू कैन एस्टिमेट ओनली 100% एक्यूरेसी के साथ आप फ्यूचर को नहीं देख सकते। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड एज सच टोटल एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। 100% एक्यूरेसी हम यहां पे इंश्योर नहीं कर सकते अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एस्टिमेट पे बेस्ड है, और एस्टिमेट 100% करेक्ट कभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट 52 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर आप बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे उसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मिल जाएगा, बट मेन ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 53 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एप्लीकेबल इन बैंकिंग इंडस्ट्री। सर बैंकिंग इंडस्ट्री में एस्टिमेशन नहीं चल सकते, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होता, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट 54 लर्निंग कर्व इज ए कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। अब ध्यान देना, ऊपर एक क्वेश्चन आया लर्निंग कर्व सजेस्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन। ट्रू है कि सर लर्निंग कर्व की वजह से हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है कॉस्ट को रिड्यूस करने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लर्निंग कर्व जो है वो अप्लाई केवल और केवल कॉस्ट रिडक्शन के लिए किया जाता है। तो लर्निंग कर्व कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक इन एनी केस नहीं है। उसका मेन जो टारगेट है वो केवल इतना ही है कि वर्कर काम करे, काम को एक्यूरेसी के साथ करे और टाइम कम लगे, बट इन एनी केस उसका कॉस्ट रिडक्शन के टेक्निक तो नहीं बोला जाता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉट बी सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। सर ये ट्रू है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना
एक्सपेंसिव बहुत होता है, खर्चे बहुत लगते हैं, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर सेल्स बजट। सर नहीं, प्रोडक्शन बजट आप जब बनाते हो पहले मुझे उसमें सेल्स लिखनी होती है सबसे पहले, तो इसका मतलब प्रोडक्शन बजट सेल्स बजट के पहले नहीं बाद में बनता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट 57, बजट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर। सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बजट आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए भी बना सकते हो, तो फॉल्स है। 58, मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सर मार्जिनल कॉस्टिंग नॉर्मली शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए अप्लाई होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सारी की सारी कॉस्ट ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट 59, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म। सर बजटरी कंट्रोल में हमारा टारगेट कॉस्ट कंट्रोल होता है, तो प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल पार्ट होता है बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म का, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 60, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन टेक्निकल असेसमेंट। सर बिल्कुल थियोरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस है, इंजीनियरिंग एनालिसिस है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 61, पीवी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। प्रॉफिट एंड वॉल्यूम, सर बिल्कुल ठीक बात है, प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच में पीवी चार्ट एक रिलेशन इंडिकेट करता। पीवी चार्ट एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड ओवरहेड वॉल्यूम। सर ये ओवरहेड है, ओवरहेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप कहते हो कि सेल्स वॉल्यूम, ओवरहेड वॉल्यूम की जगह अगर सेल्स वॉल्यूम लिखा हुआ होगा तो ये ट्रू होगा, क्योंकि वो सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में इंडिकेशन करता है। अगर आप पीवी चार्ट देखोगे तो पीवी चार्ट में यहां पे सेल्स यूनिट्स होती है और इधर आपको प्रॉफिट और लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो ये फॉल्स है सर। नेक्स्ट 62, ए सीक्वेंशियल प्रॉफिट ग्राफ इज प्रिपेयर्ड व्हेन मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही है, जब हम थियोरेटिकली सीक्वेंशियल प्रॉफिट ग्राफ देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि ये ग्राफ तब बनाया जाता है जब एक कंपनी 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के केस में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट 63, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देन एस्टिमेट। सर फॉल्स है, अभी अभी तो हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो चलता ही एस्टिमेशन है, एक्यूरेसी तो यहां पे कम रहती है थोड़ा सा। नेक्स्ट, जीरो बेस बस्टिंग इज मोर सुटेबली एप्लीकेबल टू डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरियाज। सर ट्रू है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं वहां पे ये ज्यादा अप्लाई होती है। और लास्ट आपका 65, द पीवी रेशियो इंक्रीजेज व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म डिक्रीजेज। सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स, जिसको फिक्स कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं होता, तो फिक्स कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये है टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। 51 से लेकर 65 तक ये जो ट्रू फॉल्स है ये भी आप एक बार रीड करके देख लीजिए। और मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं आपको, कई बार बच्चे क्या है वीडियो देखने के बाद नीचे से आंसर भी देखते हैं और कहते हैं सर ये इसमें ट्रू लिखा हुआ है, इसमें फॉल्स लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इस आंसर की में 3 से 4 आंसर गलत हैं, अकॉर्डिंगली मैंने आपको जो बताया है वो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली ट्रू फॉल्स बिल्कुल ठीक बताया है। अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर आपको फॉल्स बताया, नीचे ट्रू लिखा हुआ है, तो नीचे जो लिखा हुआ है आंसर की में वो गलत लिखा हुआ है बेटा। 51 से 65 आप एक बार रीड करके देख लीजिए। देखो ये वीडियो करवाने के पीछे मेन पर्पज ही क्या है, यही पर्पज है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंपल सी मैं बात करूं तो। अदरवाइज अगर जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं वही मुझे बताने हो एज इट इज बिना एक्सप्लेनेशन के, तो करवाने का फायदा ही नहीं है। करवाने के पीछे मेन 2 पर्पज है, एक तो क्या है आप लोग खुद नहीं पढ़ते, हम करवा देते हैं तो आपके ये 65 ट्रू फॉल्स तैयार हो जाएंगे। 65 ट्रू फॉल्स आप खुद नहीं पढ़ोगे, लेकिन हमने करवा दिया एक वीडियो के अंदर, आपके रेडी हो गए। दूसरा पर्पज ये है कि सर इसमें कुछ आंसर गलत है, वो आपके सही हो जाएंगे, वो आपके सही हो जाएंगे। तो मेन ये पर्पज है जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई गई है। एक बार आप रीड कर लीजिए 51 से 65।
तो यहां पे आपका जो पेपर 10A है दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो आपका पार्ट 10B है, पेपर नंबर 10 का पार्ट बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। कितने हैं ये एमसीक्यू एक बार देख लेते हैं। अच्छे खासे एमसीक्यू हैं, अराउंड 94 एमसीक्यू है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट रहेगा इन 94 एमसीक्यू को कंप्लीट करना। एक साथ नहीं करवा रहा मैं, करवाने को देखो 2 घंटे की एक क्लास में अगर हम जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक करें इजीली हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है कि भाई करवाना है, नहीं, मेरा टारगेट ये है कि भाई करने के साथ साथ हमें इसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए एग्जाम में। जैसा कि हमें पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू शॉर्ट है, हमारे पेपर का जो पैटर्न चल रहा है उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू आना है। तो 20 नंबर का एमसीक्यू आना है तो यू कैन से सर अगर मैं कॉस्ट एफएम के पेपर में बात करूं तो 10 आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से और 10 आपको एफएम में से देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए सर 20 में से 20 नंबर आए एमसीक्यू के अंदर। और वो कब सर, एक बारी में अगर हम केवल एमसीक्यू करेंगे 94 या इसको भी 2 पार्ट में कर लिया जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल, याद रखने की जो पावर है अपनी वो बढ़ती है। एक साथ करते हैं सारी चीजें क्या हो जाती है, फिर मिक्सअप सी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो 94 एमसीक्यूज है इनको हम कवर करेंगे। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।